लाइफ। कहानी का हीरो जिसके परिवार को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल होता है, वो किस तरह अपनी मेहनत और लगातार कोशिश से अमेरिका के सबसे बड़े बिलियनेयर्स में से एक बना। और हाँ, ये द अल्टीमेट गिफ्ट का सीक्वल है। अगर आपने उस मूवी को चैनल पे नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, फिर आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा। मूवी की शुरुआत होती है द अल्टीमेट गिफ्ट के अंत के 3 साल के बाद। अब जैसन अपने दादाजी यानी बिलियनेयर मिस्टर हॉवर्ड के बिजनेस को, मतलब उनके साम्राज्य को और उनके फाउंडेशन ट्रस्ट को बखूबी हैंडल कर रहा है। वो बहुत बिजी है और फिलहाल किसी मीटिंग में होता है। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि एलेक्सिया को दिखाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, पर वो हेटी नाम के देश में एक हॉस्पिटल में टर्मिनली इल बच्चों की केयर करने के लिए जाना चाहती है। तब हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है हेस्टिंग्स, जो कि फिलहाल जैसन की पीए भी है। वो एलेक्सिया के लिए खूबसूरत ड्रेस लेकर आई होती है, जो कि जैसन ने खरीद कर दी थी ताकि वो ये ड्रेस पहनकर शाम को जैसन के साथ डिनर पर आ जाए। उस शाम जैसन और एलेक्सिया एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जब से जैसन ने हॉवर्ड का बिजनेस और ट्रस्ट संभाला है, वो हमेशा बड़ा बिजी रहता है और एलेक्सिया के साथ वक्त नहीं बिता पाता। इसलिए आज बहुत दिनों के बाद वो अपने दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और तब जैसन उसको रिंग पहनाकर शादी प्रपोज करने वाला होता है कि एक आदमी उसके हाथ में एक लेटर पकड़ाता है। असल में ये कोर्ट नोटिस है, क्योंकि जैसन के ताऊ, चाचा, बुआ इन सब ने दावा किया कि ये बिजनेस और ट्रस्ट उनके पिता की मेहनत की कमाई है और उसमें उन सब का भी शेयर होना चाहिए। जैसन अकेला ही इन दोनों का हकदार नहीं हो सकता। जैसन को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उनके जीते जीतो इन लोगों ने उनके लिए कुछ किया नहीं था। लेकिन अब देखो, पैसों के लालच में ये लोग कोर्ट तक जा रहे हैं। अगले दिन वो कोर्ट में अपना दावा सामने रखते हैं, लेकिन जैसन कहता है कि दादाजी ने इसे मेरे नाम किया है, क्योंकि उन्हें आप लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उन्हें पता था कि आप लोग उनके पैसे को उड़ा दोगे और कंपनी और ट्रस्ट को कहीं न कहीं छोड़ ही दोगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। फिर एलेक्सिया जैसन से मिलने उसके ऑफिस आती है और तब जैसन अपने केबिन से उसको देखकर बाहर आ जाता है। वो काफी टेंशन में भी होता है, क्योंकि कल कोर्ट में उसे प्रूफ के तौर पर कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसी की मीटिंग एंड डिस्कशन चल रही है। वो पूछता है कि क्या हो गया, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? दोस्तों, वैसे पता है क्या, कुछ दिनों से इन दोनों के बीच ना छोटी सी दरार पड़ रही है। पहले की तरह इनके बीच उतनी नजदीकियां नहीं है अब, क्योंकि जैसन बस ट्रस्ट का काम ही करता रहता है। एलेक्सिया से बात करने तक की उसे फुर्सत नहीं होती। इसीलिए एक बदलाव के लिए एलेक्सिया ने हेती जाकर वहाँ 6 महीने बच्चों के हॉस्पिटल में सर्विस करने का फैसला किया था। उसी के बारे में वो जैसन को बताने आई होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती। जैसन कहता है कि देखो, मैं कोर्ट केस में जरा बहुत बिजी हूँ, हम कल बात करेंगे प्लीज। एलेक्सिया कहती, मेरी बात सुनने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये लेटर तो पढ़ लो, इसमें मैंने सब लिखा हुआ है। वो भी लेटर लेकर अंदर आ जाता है। एलेक्सिया ग्लास के जरिए उसे देखती है और सोचती है कि शायद वो लेटर पढ़ेगा। नहीं यार, वो नहीं पढ़ता। वो मीटिंग पर ध्यान देते हुए उस लेटर को एक बुक में रखकर एक और सरका देता है। एलेक्सिया को लगता नहीं कि अब वो उस लेटर को पढ़ेगा और वो बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चले जाती है। जैसन मीटिंग और बाकी काम निपटाकर देर रात को घर आता है, बहुत थका हुआ होता है वो। तब जाकर उसको एलेक्सिया की लेटर की याद आती है। एलेक्सिया ने बहुत ही इमोशनल होकर लिखा था कि अब हमारे बीच वो प्यार, वो नजदीकियां नहीं रही, एक साथ वक्त बिताने के चांसेस भी कम हो गए हैं। मुझे जरा बदलाव चाहिए, इसीलिए मैं 6 महीने के लिए हेटी जा रही हूँ, जहाँ मेरी बेटी एमिली की तरह टर्मिनली इल बच्चों को केयर करने जा रही हूँ मैं। खैर, मेरी बेटी तो अब नहीं रही, लेकिन उस जैसे जो भी बच्चे उनको देखने का मैंने फैसला किया है। जैसन परेशान हो जाता है और मन की शांति के लिए वो हैमिल्टन से मिलने जाता है, जो कि उसके दादाजी का क्लोज फ्रेंड ही नहीं बल्कि अब जैसन का भी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, जिसने कई साल इस कंपनी और ट्रस्ट की देखभाल की थी। वो हैमिल्टन को बताता है कि जब से मैंने ट्रस्ट संभाला है ना, मैंने एलेक्सिया पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है और मुझे डर है कि मैं उसे खो ना दूं। ऊपर से कोर्ट केस हो गया है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये सब कैसे मैनेज करूं। हैमिल्टन कहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उन्हें मैनेज करना हमें सीखना पड़ता है। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं बेटा। तुम्हारे दादाजी ने तो लाइफ में काफी बाद में बहुत सी बातें सीखी थी, जिनको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तुम उस डायरी को पढ़ो, शायद उसी में तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो जैसन को दादाजी की डायरी दिखाता है, जिसमें हॉवर्ड ने 15 साल की उम्र से लेकर लाइफ की कई इंपॉर्टेंट घटनाओं और एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा होता है। हॉवर्ड उस डायरी में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी देखता है, जिसमें एक आदमी की कहानी छपी होती है, जो गरीब पैदा हुआ और अपनी मेहनत से एक बिलियनेयर बना। उस न्यूज़पेपर कटिंग को देखकर ही हॉवर्ड बड़ा इंस्पायर हुआ था और उसने तब फैसला कर लिया था कि मैं गरीब परिवार में पैदा तो हो गया, लेकिन मरूंगा तो एक बिलियनेयर बनकर ही। वो तारीख थी सितंबर 4, 1941। और जैसे जैसे जैसन उस डायरी को पढ़ता है, हमें फ्लैशबैक में उसके दादाजी हॉवर्ड को दिखाते हैं। हॉवर्ड एक आइस कंपनी में काम करता है और जगह जगह जाकर आइस बार सप्लाई करता है। हाल ही में उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा था बेचारे को, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है और उसे घर में कुछ पैसे लाने के लिए स्कूल छोड़कर काम करना पड़ रहा है। एक दिन वो आइस बार लेकर जा रहा होता है तो उसकी उम्र के कुछ अमीर बच्चे जानबूझकर हॉर्न बजाते हैं और हॉवर्ड घबराकर आइस बार गिरा देता है। तब वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उन्हें देखकर हॉवर्ड उदास हो जाता है कि यार क्या जिंदगी है। तरस जाता है कि मैं कब इनकी तरह अच्छे कपड़े पहनूंगा और कब ऐसी कार में सफर करूंगा और कब मेरी लाइफ सुधरेगी। तब उसको एक न्यूज़पेपर दिखता है, जिसमें हेडलाइंस में लिखा होता है कि एक बहुत ही गरीब आदमी किस तरह से बिलियनेयर बना। पर हेडलाइंस देखते ही ना उसकी आंखें अटक जाती हैं और फिर उस पूरी कहानी को वो पढ़ने लगता है और इस पॉइंट से लेकर उसके अंदर जोश पकड़ लेता है और उसे इस आदमी की कहानी से मोटिवेशन मिलती है कि गरीब इंसान भी बिलियनेयर बन सकता है और मैं वो बिलियनेयर बनकर दिखाऊंगा। वो बार बार उस आर्टिकल को पढ़ता है और घर आ जाता है। घर पर उसके पिता, उसकी एक बहन और एक भाई है। सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। डिनर मतलब खाना नहीं, कि पानी जैसा सूप है दोस्तों, जिसको पीकर वो अपना पेट भर रहे हैं। रात के
खाने में हाँ यही होता है इनके घर में। हॉवर्ड भी सबके साथ बैठकर उसी सूप को पीने लगता है। तब दूसरी ओर किसी के खांसने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं हॉवर्ड की माँ है जो बड़ी बीमार है। असल में वो काम पे जाती थी और हॉवर्ड स्कूल जाता था, लेकिन जब से वो बीमार पड़ी है काम नहीं कर पाती और इसीलिए हॉवर्ड को काम करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं। उसकी माँ की बीमारी का इलाज तो है, लेकिन इलाज के लिए इनके पास वही पैसे नहीं है। इस तरह चल रही है इनकी लाइफ। हॉवर्ड अपने पिता को वो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है और कहता है मैं भी देखना पापा इस आदमी की तरह सक्सेसफुल बनूंगा। और पिताजी कहते हैं कि बेटा लाखों में एक इंसान इस तरह गरीबी से ऊपर उठकर बिलियनर बन जाता है। सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते और तुम ये सपना देखना बंद कर दो और सच्चाई को अपना लो। हमें बस एक वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत होगा। अमीर होने के लिए ना अमीर घर में पैदा होना पड़ता है बेटा, इसलिए ये बेकार के सपने देखना छोड़ दो बस। लेकिन हॉवर्ड को उसके पिता की बात नहीं जचती और उसका दृढ़ विश्वास है कि लाइफ में वो एक दिन सफलता पाएगा और एक अमीर इंसान बनकर दिखाएगा। वो जाकर माँ को भी ये बातें बताता है तो वो बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती है बिलियनर बनने के सपने छोड़ो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी फिर काम पे चले जाऊंगी बेटा, तब तुम स्कूल भी जा पाओगे और तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हॉवर्ड स्कूल जाना चाहता ही नहीं। उसके माइंड में अब सिर्फ एक ही बात स्वर्ण अक्षरों में लिख चुकी है और वो है पैसा, सिर्फ पैसा। वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं जल्द ही हमारे परिवार को गरीबी से ऊपर उठाऊंगा और आपका इलाज भी करवाऊंगा, देखना आप। अगले दिन हॉवर्ड घर पर एक लेटर छोड़कर निकल जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं काम की तलाश में टेक्सास जा रहा हूँ, जल्द ही एक सफल इंसान बनकर लौटूंगा। वो टेक्सास जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है पर उसके पास टिकट के पैसे तो है नहीं। फिर भी बिना टिकट चढ़ने के लिए वो छुप छुप कर जा रहा होता है और तब एक आदमी उसे पकड़कर खींचता है और कहता है कि सुन भाई अभी मत जा, खतरा है वहाँ पर। वहाँ टीटीआर खड़ा होता है जो ट्रेन से किसी को बाहर घसीट कर पेट रहा होता है। लगता है वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया था। फिर ट्रेन चलना शुरू कर देती है और तब वो कहता है कि चलो। दोनों ट्रेन की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तब टीटीआर देख लेता है और इनका पीछा करना शुरू करता है। वो आदमी तो चलती ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ये हॉवर्ड पीछे रह जाता है। पर इससे पहले कि टीटीआर उसे पकड़ता, वो आदमी हॉवर्ड को पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लेता है। हॉवर्ड भी इसको थैंक करता है कि भाई धन्यवाद, टेक्सास जाने में बहुत समय लगेगा। तो दोनों उस कंपार्टमेंट में भूसे के ऊपर सो जाते हैं। लगता है ये गुड्स ट्रेन है दोस्तों। अगली सुबह हॉवर्ड देखता है कि वो आदमी हवा में कुछ लिखकर प्रार्थना कर रहा है। हॉवर्ड पूछता है ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं हर सुबह भगवान को थैंक करता हूँ कि कम से कम मुझे इस हाल में जिंदा तो रखा है, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे भी बदतर हाल में लोग जीते होंगे, है ना? सही बात है ना? फिर टेक्सास स्टेशन से थोड़ी पहले वो आदमी कहता है कि हमें यहीं कूदना पड़ेगा, कहकर वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। हॉवर्ड को तो डर लगता है क्योंकि पहली बार वो ऐसे काम कर रहा था, लेकिन आखिर वो भी कूद पड़ता है। अब ट्रेन के जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसी की तरह कई लोग बिना टिकट ट्रेन में आए थे, सभी कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो हॉवर्ड भी उनके पीछे जाता है। वो एक मार्केट जैसी जगह पे जाते हैं जहाँ मजदूरी वगैरह के लिए लोगों को ले जाया जाता है। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और एक आदमी फेंस लगाने के काम के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा होता है। सब उस गाड़ी में चढ़ने लगते हैं। तो हॉवर्ड कहता है कि सर मैं भी बढ़िया काम कर सकता हूँ प्लीज। और वो कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, इतनी मेहनत का काम तुम नहीं कर पाओगे। वो पास खड़े एक मोटे आदमी को उठाकर कहता है कि सर ये देखिए मैं इसे भी उठा सकता हूँ, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। कहकर वो आदमी कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम काम करने के लिए इतने उतावले हो तो चलो। फिर वो हॉवर्ड और कुछ और आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक बड़ी जमीन पे ले जाकर उन्हें फेंस लगाने को कहता है। पर हॉवर्ड तो स्कूल जाने वाला लड़का है, उसे खंबा गाड़ना, फेंस लगाना कहाँ से आएगा? ऊपर से बहुत ही मुश्किल काम भी होता है। वो ठीक से खंबा नहीं गाड़ पाता। तो लगभग उसी की उम्र का एक लड़का कहता है कि इतना ढीला लगाओगे तो तेज हवा में निकल जाएगा, ऊपर से मालिक पैसे भी नहीं देगा। कहकर वो उसे चढ़ाता भी है। और दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं गस्टो है। अब आप बोलोगे कौन गस्टो? मतलब जो इस मूवी को डायरेक्ट देख रहे होंगे बोलेंगे कौन गस्टो? तो मतलब ये समझ लीजिए ये गस्टो हॉवर्ड का बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। पर जैसे ही गस्टो के मुंह से वो सुनता है कि पैसे नहीं मिलेंगे अगर काम ढंग से नहीं किया, तो हॉवर्ड डर जाता है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा यार। इसलिए जब आराम का वक्त होता है तब भी वो खंबे गाड़ने में लगा होता है। तब गस्टो कहता है कि आराम नहीं करोगे तो ठीक से कैसे काम कर पाओगे भाई, लो पानी पी लो। इस तरह उसको पानी देकर फिर सिखाता भी है कि ये काम कैसे करना है। और इसी बहाने दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ भी लेते हैं। हॉवर्ड बताता है कि मैं एक बिलियनेयर बनने के लिए आया हूँ। गस्टो कहता है कि मेरा भी ऐसा ही कुछ सपना है, मैं इस तरह की एक बड़ी जमीन खरीदना चाहता हूँ। और जिन्होंने द अल्टीमेट गिफ्ट देखी है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह गस्टो ने अपना सपना पूरा कर लिया था और उसके पास ऐसी ही एक बहुत बड़ी जमीन भी थी जिस पर उसने जैसन को फेंस लगाने का काम दिया था, है ना? लेकिन अभी गस्टो कहता है कि देखो अगर तुम बिलियनर बनना चाहते हो ना तो कैलिफोर्निया जाओ, वहाँ मूवीज बनती है, तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो, जरूर मूवीज में तुम हीरो बन सकते हो और जल्दी फिर बिलियनर बन जाओगे। बातों ही बातों में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस रात सभी ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन हॉवर्ड डायरी में लिख रहा होता है कि आज क्या क्या हुआ। वो मालिक से मिलने जाता है और पूछता है कि सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो भी कहता है कि बताओ क्या बात है। हॉवर्ड कहता है कि सर आप इतने अमीर कैसे बने? अब मालिक जरा हैरान होता है क्योंकि यहाँ कई लोग काम करने आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा सवाल किसी ने शायद ही किया होगा। और न जाने क्यों हॉवर्ड को देखकर उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ अलग ही आ गए। तो वो हॉवर्ड को बिठाकर कहता है कि लाइफ में कुछ करना हो ना तो बस एक चीज बहुत जरूरी है, मेहनत। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, कभी हार ना मानने का एटीट्यूड, लगातार कोशिश, ये सब जरूरी है। चाहे फिर कितनी मुश्किलें आ जाए, उन्हें स्वीकार करने की, उनका सामना करने की हिम्मत जरूरी है। हॉवर्ड भी कहता है कि थैंक्स सर, लेकिन फिलहाल हम जो ये फेंस लगा रहे हैं इसे पूरा करने में 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि कल ही फेंस बनकर तैयार हो जाए तो क्या आपको कोई मुनाफा मिलेगा? मालिक कहता है कि हाँ जरूर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन कल एक दिन में तुम लोग इसको पूरा कैसे करोगे?
बहुत बड़ी जमीन है बेटा ये। तो हॉवर्ड कहता है कि वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए सर, अगर कल काम पूरा हो गया तो आपको जो एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे क्या? मालिक भी हंसकर कहता है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा सर, प्लीज आप कल आकर देखिएगा। कहकर हॉवर्ड चला जाता है। अगली सुबह सब काम करने के लिए तैयार होते हैं और गस्टो तब पूछता है कि हॉवर्ड कहाँ है? बाकी सब कहते हैं कि लगता है एक ही दिन में डर कर भाग गया। वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो काम कर पाए, और अब पता नहीं एक हफ्ते का काम और कितने दिन करना पड़ेगा। फिर सब गाड़ी में उस जमीन पर आ जाते हैं तो वहाँ हॉवर्ड काम कर रहा होता है। असल में सुबह के 3 बजे उठकर वो यहाँ पर आ गया था, लेकिन इतनी दूर न जाने वो पहुंचा कैसे, शायद भाग कर आया था। सभी बौखला जाते हैं कि 3 बजे क्यों आए तुम? हॉवर्ड कहता है कि मालिक ने हमें फेंस लगाने का काम दिया है ना, तो उसे हम एक हफ्ता क्यों खींचे? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे तो आज ही हम फेंस तैयार कर लेंगे, और जो पैसे हमें एक हफ्ते के बाद मिलने हैं वो आज ही लेकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बढ़िया तो है। ये कहकर अब वो उन्हें काम सिखा रहा होता है कि पहले एक जन गड्ढा खोदता जाएगा, उसके पीछे से खंबा गाड़ता जाएगा, फिर एक आदमी फेंस के तार लगाएगा। इस तरह काम आसान भी होगा और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। सब उसी का तरीका अपनाकर काम शुरू कर देते हैं। तो देखते देखते उतनी दूर तक जमीन का पूरा बॉर्डर बन जाता है और फेंस भी एकदम स्ट्रॉन्ग। फिर क्या था दोस्तों, एक हफ्ते का काम एक दिन में करके सभी अपने पैसे ले लेते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। मालिक भी बड़ा खुश होता है कि इस लड़के में जरूर कोई तो बात है, और वो हॉवर्ड को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देता है जो कि उसके मुनाफे का आधा हिस्सा होता है। बाकियों को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि सब एक हफ्ते की पगार पाकर बड़े खुश होते हैं। गस्टो कहता है कि यार हॉवर्ड, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था, तुम इतनी समझदारी से काम करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम तो आग हो आग, हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हो शायद। फिर यहाँ से कुछ देर बात करके हॉवर्ड निकल जाता है और पोस्ट ऑफिस जाकर घर के लिए पैसे भेज रहा होता है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका ड्रेस देखकर साफ पता चलता है कि वो एक बहुत ही अमीर है। खासकर उसने एक एक्सपेंसिव बेल्ट पहनी होती है जिसका बकल बहुत ही स्टाइलिश होता है। हॉवर्ड पूछता है कि सर ये बकल काफी फैंसी और स्टाइलिश है, बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत पैसे देकर ये कस्टम डिजाइन बनवाया। अब हॉवर्ड जरा भी संकोच नहीं करता और झट से पूछ लेता है कि सर प्लीज आप इतने अमीर कैसे बने बताइए ना, मैं भी कैलिफोर्निया जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वहाँ पर आसानी से काम मिलता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। क्या है ना, मैं भी आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए ना? वो भी हंसकर कहता है कि बेटा टेक्सास में सोने का खजाना है, खजाना, इसे छोड़कर तुम कैलिफोर्निया क्यों जाना चाहते हो? और तब हॉवर्ड को पता चलता है कि ये आदमी तेल बिजनेस करता है और टेक्सास में बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर खुदाई की जाती है और कच्चा तेल निकालकर बेचा जाता है। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है और इस बिजनेस के जरिए कई लोग बहुत अमीर भी बने। ये बातें बताकर वो चला जाता है तो हॉवर्ड के चेहरे पे एक बढ़िया सी और मोटिवेशनल स्माइल आती है। वो ठान लेता है कि पैसे कमाने का यही अच्छा तरीका है, मैं भी तेल बिजनेस करके एक बिलियनेयर बनूंगा। फिर वो पोस्ट ऑफिस से निकलकर मार्केट में चल रहा होता है और तब सामने से एक लड़की आती है। हॉवर्ड उसे देखता है और वो हॉवर्ड को लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वो झट से पूछ लेती है कि आज शाम को स्कूल की तरफ एक डांस पार्टी है, तुम आ सकते हो क्या? हॉवर्ड तुरंत हाँ कर देता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मुड़ मुड़ कर हॉवर्ड को देखती भी जाती है। हॉवर्ड फैसला कर लेता है कि कम से कम इस लड़की के लिए तो मैं टेक्सास में रहूंगा और कैलिफोर्निया नहीं जाऊंगा। उसी शाम वो पार्टी में जाता है और उस लड़की के साथ डांस भी करता है। कुछ देर दोनों बात करते करते डांस कर रहे होते हैं और तब हॉवर्ड एकदम से पूछ लेता है कि हम दोनों शादी कर लें क्या? वो भी हंसती है और लगता है उसे हॉवर्ड बहुत पसंद आ गया था। ये सारी चीजें हॉवर्ड ने अपनी डायरी में बहुत ही रोमांटिक तरीके से लिखी होती हैं। अब आगे दिखाते हैं कि हॉवर्ड उस लड़के से मिलने के लिए अक्सर उसके स्कूल जाता है। हॉवर्ड उसे अपने लक्ष्य के बारे में भी बताता है और वो उसे वो न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाता है और कहता है कि देखो मैं इसकी तरह बिलियनर बनना चाहता हूँ, उसी का सपना लिए अपने गाँव छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये सब सुनकर लड़की को हंसी आ जाती है और वो कहती है वो जब होगा तब होगा, फिलहाल मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ, चलोगे क्या? वो मान जाता है तो हॉवर्ड को सीधे वो अपने क्लास टीचर के पास लेकर जाती है और कहती है कि सर क्या इसे भी अपनी क्लास में आप ले लेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये। वैसे हॉवर्ड को पढ़ाई लिखाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो लगता है कि स्कूल जाकर पढ़ना वक्त की बर्बादी है, उस वक्त में कुछ पैसे कमा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तब टीचर उसे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझाने लगती है तो हॉवर्ड कहता है कि सर इस दुनिया में देखो पैसा ही सब कुछ है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लेकर कहता है उनमें से देखो एक ने भी स्कूल की पढ़ाई नहीं की लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस के लिए गणित बहुत जरूरी है ना, आप मुझे कोई मैथ का प्रॉब्लम दीजिए, मैं झट से सॉल्व कर दूंगा उसे। और तब उसकी गर्लफ्रेंड, नाम नहीं बताया उसका हमने अभी तक, उसका नाम है हना, वो उसे बड़ा ही मुश्किल प्रॉब्लम देती है और हॉवर्ड तो उसको 5-6 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व कर देता है। हना भी उस प्रॉब्लम को अपने नोटबुक में लिखकर सॉल्व करती है तो आंसर एग्जैक्टली मैच करता है। बस हो गई तसल्ली, कहकर वो हना से गुस्सा होकर बाहर चला आता है। हना अभी उसके पीछे जाती है और कहती है मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें स्कूल में ज्वाइन करने को कह रही थी, लेकिन हॉवर्ड बहुत जिद करता है तो वो गुस्सा होकर चले जाती है कि मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारी भलाई चाह रही थी। अगले दिन वो क्लास में बैठी होती है तो उसके टीचर कहते हैं कि एक नया बच्चा आया है हमारी क्लास में, सब उसका स्वागत करो। और हना मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं हॉवर्ड होता है। हना की खातिर उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। देखा दोस्तों प्यार की ताकत।
दोनों अब और क्लोज हो जाते हैं। रात को हॉवर्ड अपने हॉस्टल में पढ़ाई करता है। हना उसे अपने घर भी ले जाती है और अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। सभी बैठकर खाना खाते हैं और फिर हॉवर्ड उसको एक रिंग देकर प्रपोज तक कर देता है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में होते हैं तो रेडियो में अनाउंस किया जाता है कि जापानीज आर्मी ने अमेरिका पर हमला बोल दिया। हमें आर्मी में सोल्जर्स की जरूरत है। नौजवानों को चाहिए कि वो देश की सुरक्षा की खातिर आर्मी ज्वाइन करे। अब हॉवर्ड सोच लेता है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। तो जब वो हना के घर जाकर उसे बताता है तो वो तो रोती है कि तुम मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन हॉवर्ड जिद करता है कि अपने देश के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा, मैं तो जरूर जाऊंगा। इस बात पर दोनों की बहस भी होती है और हना तो उसका दिया हुआ रिंग तक निकाल फेंकती है। हॉवर्ड कहता है कि अच्छा ये बात है तो सुन लो, मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूल जाओ, कहकर वो चला जाता है वहाँ से। हना तो हॉवर्ड से बहुत प्यार करती है और उससे जुदा नहीं होना चाहती। तो वो रोते हुए घर के अंदर जा रही होती है कि अचानक मुड़कर हॉवर्ड की ओर दौड़ी चली आती है कि मुझे माफ कर दो हॉवर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी घर पर। फिर हॉवर्ड आर्मी ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, वॉर के दौरान हॉवर्ड को अपने कैप्टन को एक इंपॉर्टेंट लेटर देना होता है, लेकिन उस जगह पे शूट आउट और भारी बमबारी होती है। बाकी लोग तो जरा सोचते हैं, लेकिन हॉवर्ड झट से कहता है मैं जाऊंगा। लेटर लेकर वहाँ से वो भागता है। सच में यार, वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था। दोस्तों, हॉवर्ड दुश्मन के गन शॉट से बचकर हर बंकर में छुपकर आगे बढ़ रहा होता है। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, एक बंकर में उसे मिलता है गस्टो। उसको देखकर तो हॉवर्ड चौंक जाता है। तो वो कहता है कि हाँ यार, मैंने भी तेरी तरह देश के लिए लड़ने का फैसला किया था और आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ से इनकी बातें खत्म होती है तो हॉवर्ड लेटर देने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक उसके बहुत पास एक बॉम्ब गिरता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दूर जाकर गिरता है। उसके पेट में काफी चोट भी आती है और बहुत खून बहता है। तब गस्टो जैसे तैसे बचाकर उसे नीचे ले आता है और उसके पेट में फील्ड बैंडेज बांधकर खून रोक देता है। उसके बाद हॉवर्ड को उठाकर एक सेफ जगह पे लेके आता है। इस तरह गस्टो ने हॉवर्ड की जान बचाई थी। यहाँ से सीधे 14 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। साल है 1955। हॉवर्ड अब टेक्सास में ही रहता है और उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, जिसमें वो कई जगहों पर बोर लगाकर कच्चा तेल निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे अब तक कहीं पे भी तेल नहीं मिला। इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहता है कि क्या करूं। और इन 14 सालों में उसने हना से शादी भी कर ली थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। अब क्योंकि अभी तक कहीं तेल नहीं मिला तो घर में आमदनी भी नहीं आती। हना कहती कि तुम कितने दिन उस जमीन के भरोसे बैठे रहोगे, घर की हालात, बच्चों की देखभाल, इन सब का ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते? और हॉवर्ड तो तेल निकालने के चक्कर में ना हना पर ध्यान देता और ना अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता। हना कहती कि मेरी छोड़ो, कम से कम अपने बच्चों के साथ तो जरा हंस खेल लिया करो, वो लोग तुम्हारे साथ रहने को तरस जाते हैं। तब जाकर हॉवर्ड अपने बेटों के साथ कुछ देर वक्त बिताता है, खेलता है। उसका बेटा कहता है कि पापा, आपको तो बॉल भी ठीक से डालना नहीं आता, मैं बॉल फेंकने में एकदम एक्सपर्ट हूँ, पता है आपको? और दोस्तों, जब वो एक्सपर्ट शब्द कहता है तब जाकर हॉवर्ड को रियलाइज होता है कि इतने दिन वो बस अंदाजे से जमीन पर यहाँ वहाँ खुदवा रहा था। उसे इस काम में एक एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। अगले दिन वो एक जियोलॉजिस्ट को बुलाकर अपनी जमीन की जांच करवाता है। वो अपने किसी डिवाइस से चेक करता है और बहुत देर जमीन को पूरी तरह जांच करने के बाद बताता है कि यहाँ पे खोदो, यहाँ तेल मिलेगा। हॉवर्ड एग्जैक्टली वहीं पे खुदवाता है और यहाँ से सीधे कट करके दिखाते हैं कि हॉवर्ड घर आता है और वो भी कच्चा तेल में नहाकर। उसे इस हाल में देखकर हना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो लिपट जाती है उससे और बच्चों से कहती है, आ जाओ बेटा, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हम अमीर बनने वाले हैं। हॉवर्ड उसी होली में गस्टो को देखने जाता है। वो कार में आ रहा होता है तो हॉवर्ड उसको रोककर कहता है कि यार, तेल मिल गया। खुशी के मारे उसके मुंह से और कुछ निकलता ही नहीं। हॉवर्ड के लिए गस्टो भी बड़ा खुश होता है। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि सिर्फ उस एक ऑयल रिग में से वो रोज का कम से कम 500 बैरल तेल निकाल रहे होते हैं। उस जमाने में एक बैरल का रेट होता था $2, मतलब एक हॉवर्ड, मतलब हॉवर्ड की एक दिन की कमाई हो गई थी $1000। पर हॉवर्ड यही नहीं रुकता कि इसी तरह जमीन के हर कोने में वो तेल का पता लगाएगा और उन ऑयल रिग्स में से वो मिलियंस कमाएगा। फिर वो अपने वर्कर से हिसाब किताब मांगता है कि अभी तक कितने बैरल का तेल निकला। और तब वहाँ पर 2 कार्स आती हैं। एक आदमी आकर हॉवर्ड को एक कोर्ट ऑर्डर देकर जाता है। दरअसल हॉवर्ड ने जिस आदमी से जमीन खरीदी थी उसने अब दावा किया है कि इस जमीन में जो तेल निकल रहा है उसका 50% मुनाफा उसे चाहिए। उसी का कोर्ट नोटिस आई है। अब कोर्ट में हॉवर्ड की तरफ से लड़ने के लिए एक लॉयर चाहिए। तो वो टेलीफोन बूथ में जाता है जहाँ कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की लिस्ट होती है। उनमें से एक लॉयर का नंबर निकालकर हॉवर्ड उसे कॉल करता है और बताता है कि 2 साल पहले मैंने एक आदमी से जमीन खरीदी थी, पर अब वो ये कह रहा है कि जमीन भले ही मैंने बेच दी थी, लेकिन यहाँ का मिनरल रिसोर्सेज में उसका अभी भी 50% शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे? वो लॉयर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम जमीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाना, मैं तुम्हें कोर्ट में मिल जाऊंगा। हॉवर्ड भी केस के दिन कोर्ट जाता है। वहाँ पे एक आदमी उससे मिलने आता है। यही है वो लॉयर जिससे हॉवर्ड की बात हुई थी, और ये कोई और नहीं, फ्यूचर में उसका बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर बनने वाला हैमिल्टन है। इस तरह हुई थी इन दोनों की पहली मुलाकात। हॉवर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने के बाद हैमिल्टन उस पिछले ओनर के लॉयर से बात करता है और कहता है कि सर, डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं। आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को 2 साल और 3 महीने पहले ये जमीन बेची थी, और कानून के हिसाब से 2 साल के अंदर अगर इस जमीन में कोई मिनरल रिसोर्सेज निकले तो उसमें आपके क्लाइंट को 50% हक मिलता। लेकिन अभी तो 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, इसीलिए आपका क्लाइंट ये दावा नहीं कर सकता। अगर आप इस केस को कोर्ट में लेकर जाएंगे तो जज की डांट जरूर पड़ेगी तुम्हें कि तुमने कानून पढ़ा या फिर नहीं। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि क्या करना है। उस लॉयर की बोलती बंद हो जाती है
और वो अपने क्लाइंट को डांटता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इस तरह ये केस जज तक पहुंचता ही नहीं और हैमिल्टन ने आउट ऑफ कोर्ट ही मामला सेटल कर लिया था। हावर्ड बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसकी काबिलियत को देखकर और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हैमिल्टन, क्या तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग मेरे लॉयर बनकर रहोगे? सैलरी जितनी मांगोगे दे दूंगा। और हैमिल्टन को भी हावर्ड का एटीट्यूड बहुत जच जाता है और वो मान जाता है। इस तरह शुरू हुई थी इनकी फ्रेंडशिप। इसके 13 साल के बाद हावर्ड ने अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा ऑयल प्लांट लगा दिया और अब वो करोड़पति है दोस्तों। दिन में लाखों बैरल्स तेल निकाला जाता है। हैमिल्टन उसके साथ ही होता है और उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके हैं और सभी बड़े खुश भी हैं, सभी बड़े भी हो चुके हैं। लेकिन अब वो अमीर घर के बच्चे तो पैसों में खेलते हैं, पर दिक्कत यह है कि न माँ की सुनते हैं न बाप की और ना किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स के साथ शहर घूमते हैं, पार्टीज करते हैं, महंगे महंगे शौक है उनके, लेकिन पापा को देखते सब एकदम अच्छे बच्चों की एक्टिंग करते हैं। बेटी तो प्यार से बातें करके हावर्ड की जेब से पैसे भी ले लेती है। फिर हना हावर्ड को बताती है कि देखो हमारे बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं, तुम उनको जरा डांटते क्यों नहीं? लेकिन हावर्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, उसे भी एहसास है कि बच्चे बिगड़ गए हैं। फिलहाल उसे बिजनेस के सिलसिले में कैलिफोर्निया जाना होता है, तो वो हना से कहता है कि मेरी चीजें पैक कर दो, कहकर वो ये चला जाता है। हना एकदम अकेला महसूस करती है क्योंकि अब ये परिवार नहीं रहा। सब अपनी धुन में मस्त है, साथ बैठकर प्यार की 2 बातें करने का ना बच्चों के पास टाइम है और ना हावर्ड के पास। और तो और अब इनके पास पैसा है लेकिन खुशी लुट चुकी है इनकी। अगले सीन में हावर्ड और हैमिल्टन कैलिफोर्निया में होते हैं और ये लोग अपनी खुद की एक ऑयल रिफाइनरी खरीदने के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अपनी रिफाइनरी होगी तो हावर्ड अपना कच्चा तेल खुद रिफाइन करके बेच सकेगा, जिससे मुनाफा और बढ़ेगा और एक बिलियनेयर बनने का उसका सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो आदमी इनको रिफाइनरी बेचने वाला है ना, रिसेंटली उसकी रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। इस वजह से वो बहुत ही कम दाम में अपनी रिफाइनरी बेचेगा, इसी उम्मीद में ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन बिजनेस में हावर्ड और उसके बीच एक तरह की राइवलरी भी है, जिसकी वजह से वो इस डील पे साइन करने में जरा खींचातानी करता है और कहता है कि मुझे इस डील के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप लोग 2-3 दिन का वेट कीजिए, 3 दिन में क्रिसमस भी है तो तब डिसाइड करते हैं। खैर 3 दिन रुकने का ये डिसाइड करते हैं। यही सोचकर दोनों वहीं के एक होटल में रुक जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन अब तक उस ओनर की तरफ से कोई फैसला नहीं आता। हैमिल्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी क्रिसमस से पहले अपना फैसला बताएगा, तुम वापस जाओ और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो, यहाँ मैं देख लूंगा। और यहाँ पर पता चलता है कि हैमिल्टन की शादी हो चुकी थी लेकिन उसकी वाइफ चल बसी थी। अब उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है, इसीलिए वो चाहता है कि कम से कम हावर्ड अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। लेकिन हावर्ड कहता है कि नहीं, मैं ये डील क्लोज किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और क्रिसमस के दिन अपनी माँ के पास रहो। और कोई रास्ता न पाकर हैमिल्टन भी निकल जाता है। क्रिसमस भी खत्म होता है और तब रिफाइनरी का ओनर आता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया था। वो कहता है कि 20 साल पहले मुझ में भी तुम्हारी तरह बिजनेस में कुछ कर दिखाने का जोश था, अब तुम में वो जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि तुम इंतजार नहीं करोगे, चले गए होंगे, लेकिन तुम सिद्धि निकले, बिल्कुल मेरी तरह। तुम जरूर कुछ बड़ा कर दिखाओगे। ये लो कॉन्ट्रैक्ट और अब तुम भी अमेरिका के गिने चुने बिलियनेयर्स में से एक हो जाओगे। कांग्रेचुलेशंस। अगले दिन न्यूज़पेपर में हावर्ड के बारे में एक आर्टिकल छपा होता है कि उसने एक ऑयल रिफाइनरी खरीदी है और अब वो भी अमेरिका का एक बिलियनेयर है। ये पढ़कर वो बड़ा खुश होता है क्योंकि यही देखने को तो उसकी आंखें तरस रही थी बचपन से। तब उसे कॉल आता है और वो तुरंत अगली फ्लाइट में वापस लौट आता है। हना तो रो रही होती है। फिर पता चलता है कि हैमिल्टन का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके दोनों किडनीज डैमेज हो चुके थे। पर हमें भूलना नहीं चाहिए, हावर्ड की सफलता का एक बहुत बड़ा अहम कारण है हैमिल्टन। उसे इस हाल में देखकर हावर्ड तो टूट जाता है और उस रात वो रोते हुए इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखता है। तब वो हैमिल्टन की रिपोर्ट्स देखता है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है, जो कि हावर्ड का भी है। हावर्ड जरा भी नहीं सोचता और अपने दोस्त हैमिल्टन को अपनी एक किडनी डोनेट करके उसकी जान बचा लेता है। और जब हैमिल्टन को होश आता है ना, तो वो तुरंत समझ आता है कि हावर्ड ने उसे किडनी दी है। उसका पहला सवाल होता है कि तुमने रिफाइनरी खरीदी या नहीं? हावर्ड कहता है खरीद ली यार, मतलब अब तुम एक बिलियनेयर हो, है ना? हावर्ड कहता है कि मैं नहीं, हम बिलियनेयर बन गए। लेकिन अब तक की मेरी लाइफ ने मुझे एक अजीब सा पाठ पढ़ा दिया। बचपन से मैं बिलियनेयर बनना चाहता था और जब मैं बिलियनेयर बन गया तो मुझे अजीब सा सूनापन महसूस हो रहा है। इसके आगे मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं। बिलियनेयर बनने की दौड़ में शायद मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ गया। हद से ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत पड़ चुकी है मेरे बच्चों को, सबके सब बिगड़ गए हैं। इन सब का कारण शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया और हना को तो मैं अकेले ही छोड़ आया। उस पर क्या बीत रही होगी ये मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब जितना कमा लिया बस काफी है। अब मैं न सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान दूंगा बल्कि अपने पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूंगा। मैं एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसके जरिए मैं कुछ अच्छे काम करूंगा। फिर डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद हावर्ड अपने बच्चों के लिए एक टेस्ट रखता है जिसके बल पर वो डिसाइड करेगा कि उसके बाद उसकी कंपनी और उसके ट्रस्ट को कौन संभालेगा। वो बच्चों को बुलाकर कहता है कि आज के बाद इस घर में जो भी कमाई आएगी उसका एक हिस्सा उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाएगा। उसके लिए मैं एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तुम लोग भी उसका एक हिस्सा रहोगे। अब मैं हर एक को $10,000 दूंगा, तो इन पैसों से तुम उन लोगों की मदद करोगे जिनको इनकी सख्त जरूरत है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर उदारता का गुण बढ़े। कहकर वो चारों को $10,000 दे देता है। पैसे पाकर सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये लोग किसी की भी मदद करेंगे। पर ये भी कहते हैं कि थैंक्स पापा, हम जरूर दूसरों को दान करेंगे। लेकिन जाते जाते वो आपस में बातें करते हैं कि मैं तो शॉपिंग करूंगा, मैं तो पार्टी में एंजॉय करूंगा। और ये सारी बातें सुनकर हावर्ड और हना बहुत दुखी होते हैं।
हैं, लेकिन एक बेटा वापस आकर हॉवर्ड को पैसे लौटा देता है और कहता है कि पापा, आप जो ट्रस्ट शुरू करने वाले हैं उसके लिए मेरी तरफ से इसे डोनेशन के तौर पर रख लीजिए और दूसरों की मदद करिए। कम से कम उसे देखकर हॉवर्ड और अना की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि कम से कम एक बच्चा तो ऐसा निकला जो पैसों का लालची नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। हॉवर्ड उसको शाबाशी देता है और ये बच्चा कोई और नहीं, जैसन का पिता है दोस्तों। इसीलिए हॉवर्ड ने फैसला किया था कि उसके बाद उसके बिजनेस और उसके ट्रस्ट की जिम्मेदारी वो जैसन के पिता को ही देगा। लेकिन जब वो प्लेन क्रैश में मारा गया तो हॉवर्ड को विश्वास था कि यही अच्छा गुण और यही उदारता उसके बेटे जैसन में भी होगी। इसीलिए उसने जैसन को इतने टास्क दिए और उसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाहता था वो। ये सारी बातें दादाजी की डायरी में पढ़कर जैसन रियलाइज करता है कि उसके पापा ही दादाजी के चहेते बेटे थे। और तब वहाँ पर हैमिल्टन आता है। दादाजी की डायरी पढ़कर जैसन को बहुत सीखने को मिला और अब उनमें से एक इम्पोर्टेंट सीख ये है कि बिजनेस, ट्रस्ट, पैसा, इन सबसे जरूरी है परिवार। उसकी उलझन लगभग दूर हो चुकी थी। हैमिल्टन कहता है कि कल कोर्ट में केस है ना, उसे मैं देख लूंगा। तुम सबसे पहले जाकर एलेक्सिया से मिलो, उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, उसे अपनी बात समझाओ, चाहे कितनी महीने क्यों न लग जाए, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। जैसन का जी हल्का हो जाता है और वो सीधे हैटी चला जाता है। एलेक्सिया से बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है, तुम्हारे भरोसे उतना बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, तुम उसे अच्छी तरह संभालो और दूसरों की मदद करो बस। मुझे नहीं लगता कि शादी करके हम खुश रह पाएंगे, उससे तो अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन जैसन उसको भी समझाता है कि देखो, मेरी भी यही उलझन थी, लेकिन अब दादाजी से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अब मेरा माइंड एकदम क्लियर है। मैं परिवार की अहमियत को समझ चुका हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हें यहाँ जितने भी महीने रहना है रह लो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यहाँ बच्चों की केयर कर लेना, मैं यहाँ झाड़ू पोछा करके कोई काम कर लूंगा, पर प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। इस तरह से वो काफी विनती करता है। आखिर दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और हेटी में उनकी शादी भी होती है। हैमिल्टन और हेस्टिंग्स भी आए होते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। तब जैसन हवा में कुछ लिखकर प्रार्थना करने लगता है तो एलेक्सिया पूछती है, क्या कर रहे हो? हॉवर्ड कहता है कि मेरे दादाजी को किसी ने सिखाया था कि हमें जो जिंदगी मिली है उसके लिए हमें भगवान को थैंक करना चाहिए, वही कर रहा हूँ। मैंने भगवान से कुछ वरदान भी मांगे, पहला वरदान तो यह है कि हमारी संतान हो। अब इस पर एलेक्स हंसती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो